बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान का अध्याय पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। हमने इससे पहले भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि भारत की जो न्यायपालिका है पिरामिड की तरह है। आज हम देखते हैं निर्वाचन आयोग। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन या चुनाव का बहुत महत्व होता है और इसके लिए सांसदों, विधायकों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और ये संपूर्ण कार्य निर्वाचन आयोग के देखरेख में किया जाता है। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग में 3 अधिकारी होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 सहायक निर्वाचन आयुक्त और बाकी इनके कार्य में सहयोग करने के लिए अन्य कर्मचारी होते हैं। तो हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। पहला, मतदाता सूची तैयार करना। निर्वाचन आयोग निर्वाचन से पहले देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करती है। जितने भी लोग जो 18 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है और जो जिनका देहांत हो गया है, जो स्वर्गवास जिनका हो गया है, उनके नाम को मतदाता सूची से हटाया जाता है। दूसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। कौन से दल राजनीतिक दल हैं, इसकी मान्यता भी निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। तीसरा, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। विभिन्न राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, जिससे उनके सदस्य उस चुनाव चिन्ह का उपयोग करके चुनाव में खड़े होते हैं। फिर है निर्वाचन की व्यवस्था करना। निर्वाचन आयोग निर्धारित तिथि पर जिस तिथि पर निर्वाचन करना है उसकी संपूर्ण व्यवस्था करती है। अगला है चुनाव आचार संहिता तैयार करना। जो इसमें निर्वाचन जो उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों को कौन कौन से आचार संहिता का पालन करना है, किस किस नियम के अंतर्गत रहकर उन्हें अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करना है, इसकी व्यवस्था भी निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। सांसदों व विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण। निर्वाचन आयोग द्वारा सांसदों और विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण भी किया जाता है। यदि निर्धारित योग्यता का पालन वे लोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग उन्हें अयोग्य घोषित करता है और वो निर्वाचन में शामिल नहीं हो सकते। अगला है उम्मीदवार के खर्च की सीमा का अनुपालन करवाना। निर्वाचन आयोग का यह भी कार्य है कि वह उम्मीदवारों के लिए चुनाव के प्रचार प्रसार की अधिकतम खर्च की सीमा को निर्धारित करता है। यदि उससे कहीं अधिक खर्च किया गया तो उस पर उचित कार्रवाई करता है। अगला है चुनाव रद्द कर उपचुनाव करवाना। निर्वाचन आयोग का यह भी कार्य है कि यदि किसी क्षेत्र में चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नहीं हो रहा है और उसमें गड़बड़ी की गई है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के चुनाव को रद्द करके वहाँ पर उपचुनाव की व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है। और अंतिम है मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी भी है कि वह विभिन्न मतदाताओं को मतदान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करे। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की नियुक्ति की जाती है। वो लोगों घर जा जाकर उससे संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गया निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। तो आप लोग प्रश्न लिख लीजिए, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब हम देखते हैं संविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर। हमारे देश के संविधान के द्वारा कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया। इन बातों को अमल में लाते हुए आज समाज में अनेक सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि जिस समय देश का संविधान बना उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि समाज में 3 प्रमुख तत्वों का महत्व होना चाहिए: राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन। यदि ये रहेंगे तो देश का पर्याप्त विकास होगा और इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो उस समय इस बात का उल्लेख किया गया कि जो जातिवाद है और जो लोगों में जो सामाजिक जो स्थिति है उसमें भी परिवर्तन करना आवश्यक है। अगर जातिवाद और सामाजिक जो स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो भी लोकतंत्र सफल नहीं होगा। अब इसके लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए, बहुत सारे कार्य किए गए। जैसे
राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था करेगा। तो प्रत्येक राज्य का यह दायित्व है कि लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके, आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं में अवसरों की समानता मिल सके और इससे समाज की असमानता दूर हो सके। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाना। आज हम देखते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान अनेक अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह से पुरुषों के समकक्ष नहीं आ पाया है। लेकिन पूर्व की तुलना में आज महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, लेकिन इसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। फिर है सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन। अब सामाजिक बदलाव के लिए समाज में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। समाज में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, आज भी वो अत्यंत दीनहीन अवस्था में रहते हैं और उच्च जाति के लोगों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सी घटना हमारे आसपास देखने सुनने को मिलती हैं। जब तक इन सभी स्थितियों का पूरी तरह से निराकरण नहीं होगा तो समाज में या देश में सुधार संभव नहीं है। फिर है शिक्षा का अधिकार। हमारे देश में शिक्षा के अधिकार को महत्वपूर्ण माना गया है और 14 वर्ष तक के आयु समूह के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यद्यपि पहले भी इस बात का उल्लेख किया गया था, लेकिन बच्चों को उस रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल पाई थी जैसे कि इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन आज हम देखें तो 2002 में 46वें संशोधन के अनुसार 14 वर्ष के सभी आयु समूह के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई और इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप। आज हम संविधान के विभिन्न नियमों पे या उसके होने वाले आवश्यक संशोधन पर नज़र डालें तो देखते हैं कि संविधान में आज बहुत सारे संशोधन किए गए हैं और संविधान विकसित रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि पिता की संपत्ति पर पुत्र के साथ साथ पुत्री को भी समान अधिकार है। इसी तरह से हमने देखा कि संविधान में संशोधन करके उत्तराधिकार अधिनियम को तो बदला ही गया, साथ ही साथ विवाह संबंधी नियमों में कई परिवर्तन किए गए। पहले पत्नी के रहते हुए कोई पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता और अपनी पत्नी के तलाक देने के बाद ही दूसरा विवाह कर सकता है। इसी तरह से पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत सभी धर्म के लोगों को समान महत्व दिया जाता है और उन्हें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारे देश के संविधान में अनेक संशोधन हुए हैं। आज सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, जिला स्तर पर सत्ता का जो अधिकार है वो स्थानीय लोगों को दिया गया ताकि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सकें। तो इस तरह से ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।